नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ और इस वीडियो में भारत का भौतिक स्वरूप बताऊँगा। ये चैप्टर तीसरा है भूगोल का और इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदानी भाग भी है, यानी विविधता पाई जाती है, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं भारत में। तो आज यही हम लोग समझते हैं इस वीडियो में कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। तो पहले देखते हैं हम लोग भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पर समतल मैदान है। और भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है और 18.6% पहाड़ियाँ हैं भारत में और 27.7% पठारी क्षेत्र है और बचा हुआ 43% भाग मैदानी भाग है। इस तरह से भारत को 4 भागों में बांटा गया है इसके धरातल को। अब भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। इसके भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? वो पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा है विशाल मैदान है, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार है और चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश है। और जो पांचवा बचता है वो ये है कि समुद्र तटीय मैदान है। यही 5 हैं जो एग्ज़ामों में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के भौतिक रचना के आधार पर धरातल के स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है 4, 5, 8, 10। तो आप लोग अगर जान रहे हैं तो ठीक है और नहीं तो आज आप जान लीजिए कि आज से कि 5 भागों में बांटा गया है। अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब ये जो पहला भाग है उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय, इसी को हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। ये उत्तर से दक्षिण में विभाजन के क्रम में आज हम इसको देखते हैं। पहले उत्तर से दक्षिण यानी इस दिशा में, ये उत्तर हो गया। उत्तर से दक्षिण यानी इस दिशा में देखते हैं, इस दिशा में कि हिमालय पर्वत को कैसे कैसे बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण में जो विभाजन है मुख्यतः 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। यानी ये पहला ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर चौथा शिवालिक हिमालय है। यानी 4 भागों में बांटा गया है। अब इसी को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ यहीं पर और समझ लेते हैं कि जो पर्वत श्रृंखला है ये पश्चिम से पूर्व में भी इसका विभाजन किया गया है। इसको प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। इसको भी पश्चिम से पूर्व यानी इस दिशा से इस दिशा में भी इसको विभाजित किया गया है। इस दिशा में भी इसको विभाजित किया गया है। तो ये भी 4 भागों में ही बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, पहला यहाँ पे है, दूसरा जैसे कुमायूं हिमालय है, तीसरा नेपाल हिमालय है, चौथा क्या है असम हिमालय है। 4 भागों में इसको भी बांटा गया है। पश्चिम से पूर्व में इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं हम लोग पहले इसी भाग को ले लेते हैं, ट्रांस हिमालय को लेकर के चलते हैं। पहले भाग को इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले ट्रांस हिमालय क्या है। तो ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय है। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कभी ऐसा कौन सा हिमालय है या ऐसा कौन सा पर्वत है कि जिस पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो ट्रांस हिमालय ही है। हिमालय का ये ट्रांस हिमालय पार्ट ही है जिस पर वनस्पतियाँ नहीं उगती। इसका उगने का ना कारण यही है कि ये बहुत, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, 6000 मीटर से ज़्यादा है इसकी ऊंचाई। और ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण यहाँ हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, मोटी मोटी बर्फ़ें हमेशा जमी रहती हैं, तो वनस्पतियाँ यहाँ पे नहीं उग पाती हैं। इसलिए वनस्पति विहीन है ये, यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं उगती।
एक और समझते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ जो हैं आती हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल यानी ये जम्मू कश्मीर में ये श्रेणियाँ हैं। भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है भारत में, केटू यानी गाडविन ऑस्टिन इसी का नाम है, इसी को केटू दे दिया जाता है क्योंकि गाडविन ऑस्टिन ने इसकी खोज की थी केटू की। अब ये केटू क्या है, इसका क्यों नाम पड़ा, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं आज। एक बार समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कई चोटियाँ थी इस पे ऊंची ऊंची, जैसे K1 हो गया, K2 हो गया, K3 हो गया, K4 हो गया, इसी तरह से कई चोटियाँ थी। इनमें जो सबसे ऊंची चोटी थी वो K2 थी, इसीलिए जो है इसका नाम जो है K2 रख दिया गया। इसकी खोज जो गाडविन ऑस्टिन ने की थी, इसीलिए एक और अन्य नाम जो है गाडविन ऑस्टिन इसका नाम पड़ गया। अब इसकी जो ऊंचाई है 8011 मीटर है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो है सर्वोच्च चोटी यही है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसकी सर्वोच्च चोटी यही है। अब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इसका जो है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में या यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्रम से पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में या दक्षिण से उत्तर के क्रम में इसका क्रम पूछ लेता है कभी कभी। तो इसका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये आप लोग याद कर लीजिए। के एल जे पी इसका अगर आप लोग ट्रिक बनाना चाहें तो KLJP, जैसे के से हो गया काराकोरम, एल से लद्दाख और जे पी यानी जे से हो गया जास्कर और पी से पीर पंजाल। KLJP इसका बना लीजिए आप लोग, चाहे इधर से पूछ ले, चाहे दक्षिण से उत्तर का पूछ ले या उत्तर से दक्षिण में पूछ ले, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आप लोग को याद हो जाना चाहिए। और आप लोग अगर हो सके तो अपने रूम में एक जो है मैप जो अवश्य लगा लें, और मैप के द्वारा अगर आप लोग समझेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे आप। नहीं तो आप लोग देखेंगे उसके बाद 1-2 दिन में फिर भूल जाएंगे, एग्ज़ाम आएगा तो फिर सोचेंगे कुछ याद ही नहीं है। इसलिए जो मैप के द्वारा ये देखने का हमेशा प्रयास किया करिए। ज्योग्राफी हो गया ऐसा सब्जेक्ट कि अगर मैप के द्वारा आप देखते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा आपको। फिर एक चीज़ और यहीं पे देख लेते हैं कि माउंट राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल जो है विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल मानी जाती है। ये दुनिया के सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है माउंट राकापोसी। ये कहाँ पे है, लद्दाख श्रेणी में ही पाई जाती है। लद्दाख श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है, इसी में ट्रांस हिमालय में ही पाई जाती है, यहाँ पे है। अगर आप लोग देखना चाहें तो ये है माउंट राकापोसी। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो पहला देख लिया मैंने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय के बारे में अब देखते हैं हम लोग। दूसरा, बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। यह जो है सर्वोच्च हिमालय इसे भी कहते हैं। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। ये महान हिमालय इसको भी कहते हैं। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया मैं यहाँ पे, जो केटू चोटी है ये सब सर्वोच्च चोटी है हिमालय पर्वत की। सबसे ऊंची चोटी केटू है, केटू गाडविन ऑस्टिन जिसको कहा जाता है। और ये सबसे प्राचीन है हिमालय पर्वत से भी। ये प्राचीन काराकोरम जो श्रेणी है ये हिमालय पर्वत से ही पहले इसका निर्माण हो गया था, काराकोरम श्रेणी का। और ये मैंने अलग अलग नाम क्यों बताया अभी मैंने आपको, ये ढेर सारी जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। इस तरह से एक श्रेणी नहीं, कई पर्वत श्रेणियाँ हैं इसमें, को कुल मिला करके इनको हिमालय पर्वत बोला जाता है। महान हिमालय पर्वत इनको बोला जाता है। ढेर सारी जो है जो पर्वत चोटियाँ हैं। अब बात करते हैं हिमालय, बृहद हिमालय की बात करते हैं हम लोग। ये जो बृहद हिमालय है, अगर ये बात किया जाए तो ये कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसका सबसे पश्चिमी छोर क्या है, तो नंगा पर्वत है। और सबसे पूर्वी छोर क्या है, नामचा बरवा है। नामचा बरवा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे आप लोग देखिए नामचा बरवा यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और नंगा पर्वत कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। यहाँ से ले करके महान हिमालय जो है यहाँ से यहाँ तक इसका पश्चिमी से पूर्वी छोर है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका पूर्वी छोर बताइए, इसका पश्चिमी छोर बताइए। अब बात करते हैं हम लोग, यह हिमालय की जो है सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की जो है बृहद हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में जो है बृहद हिमालय में ही
पाई जाती माउंट एवरेस्ट। और इसी में जो है कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गई आदि जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। और अब बात करते हैं जो बंदरपुछ जो है, बंदरपुछ और कामेट और नंदा देवी, ये जो है कहाँ पे है? बंदरपुछ पर्वत, कामेट पर्वत, नंदा पर्वत, ये उत्तराखंड में ही हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये उत्तराखंड में है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जितने हैं ये उत्तराखंड में हैं। और नेपाल जो है, नेपाल में कौन कौन से हैं पर्वत ये देख लेते हैं। धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, मंसालू पर्वत, गौरी शंकर पर्वत, छिऊ पर्वत। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर्वत भी यहाँ नेपाल में ही स्थित है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे। फिर मैकालू पर्वत है। फिर कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा ये सिक्किम में है, ये यहाँ ये की जो है सिक्किम में है। और नामचा बरवा जो मैंने बताया अभी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कभी कभी पूछ लिया जाता है नेपाल में स्थित, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छियू और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट के जो अन्य नाम हैं, जैसे भारत में माउंट एवरेस्ट को जो है माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, यहाँ आप लोग देख लीजिए। और नेपाल में इसी माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और चीन वाले इसे यानी तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं इसको। यानी माउंट एवरेस्ट के 3 नाम हो गए। ये तो माउंट एवरेस्ट इंडिया वाले कहते हैं और सागर माथा नेपाल वाले कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि नेपाल वाले इसे माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत को, तो सागर माथा बोलते हैं। तिब्बत को चोमोलुंगमा, तिब्बत वाले चोमोलुंगमा बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, बंदरपूछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बंदरपूछ यहाँ फिर से देखिए आप लोग, जैसे ये बंदरपूछ हो गया, यहाँ बंदरपूछ हो गया ये, और ये हो गया कामेट। और बीच में ये जो लाल लाल दिख रहा है आप लोगों को, इसी में जो है गंगोत्री है, यमुनोत्री है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। इसी में जो है केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, उत्तराखंड में ये सब स्थित हैं। ये दोनों बंदरपूछ और कामेट के बीच में जो है ये इतने जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत स्थित हैं। अब बात करते हैं आगे हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं मध्य हिमालय की। तीसरे नंबर पर जो है ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय बोला जाता है। यह हिमालय का भाग, यह भाग जो है पर्यटन के लिए मशहूर है। यह हिमालय का ऐसा भाग है जो पर्यटन के लिए मशहूर है। और यहाँ की जो है औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास जो है शिमला है, कुल्लू मनाली है। लोग घूमने नहीं जाते कि शिमला जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, मंसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, डलहौजी जाते हैं, रानीखेत है आदि जैसे प्रमुख जो है पर्यटन स्थल हैं इसी मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय में ही है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में जो है मर्ग कहते हैं। जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया इत्यादि नामों से जो है जाना जाता है यहाँ के घास के मैदानों को। और ये जो है स्थान बहुत ठंडा स्थान है। यहाँ पे घूमने टहलने के लिए लोग अधिकतर जाते रहते हैं, कुल्लू मनाली, मंसूरी, नैनीताल। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब चौथा जो था शिवालिक हिमालय, इसी को वाह हिमालय भी कहते हैं। अब वाह हिमालय इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल 4 श्रेणियाँ मैंने अभी ये बताया था। फिर मैंने बताया था ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। मैंने 4 जो बताया था, 4 हिमालय पर्वत। पहले मैंने बताया था ट्रांस हिमालय, फिर बताया था मैंने बृहद हिमालय, 2 हो गए। तीसरा बताया था मध्य हिमालय, चौथा बताया था मैंने शिवालिक हिमालय। अब इस जो है ट्रांस हिमालय की बात कर ली हम लोग, बृहद हिमालय की बात कर ली हम लोग, मध्य हिमालय की बात कर ली हम लोग। अब शिवालिक हिमालय की जो बात कर रहे हैं, इसको इसीलिए वाह हिमालय कहा जाता है। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बाहर है। देखिए आप लोग, यहाँ नीचे है सबसे, इसलिए इसको वाह हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
अब इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से जो है युवा भाग है, यानी जो है इसका निर्माण जो है सबसे बाद में हुआ, इसीलिए इसको सबसे युवा माना जाता है, शिवालिक हिमालय को या वह हिमालय को, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी जो है औसत जो ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार जो है पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा बनाने वाले अराकान पर्वत तक है। अराकान की पर्वत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ये भारत है ना, यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है। तो अराकान योमा जो पहाड़ी है, जैसे यहाँ पे हिमालय पर्वत है, फिर इसी को जो है म्यांमार और भारत के बीच जो सीमा रेखा है, जो हिमालय विभाजित करता है दोनों देशों को, इसी को अराकान योमा कहते हैं। इस क्षेत्र में अनेक जो है समतल घाटियां हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि मैंने चारों को पढ़ लिया, ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, बृहद हिमालय पढ़ लिया, मध्य हिमालय पढ़ लिया, शिवालिक हिमालय पढ़ लिया। अब जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो है स्थान को सचर जोन बोला जाता है। इन दोनों के जो बीच में स्थान है, इन दोनों के बीच में, इसी को क्या सचर जोन बोला जाता है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो ये स्थान है, इसी को मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो स्थान है, इसी को मेन सीमांत दर्रा बोला जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, जैसे ऊपर हो गया दोनों के बीच में तो सिर सबसे पहले होता है ना, तो सिर से सचर जोन याद कर लीजिए। बीच में है तो मेन जान लीजिए, मेन बीच में होता, सेंट्रल है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से याद हो जाएगा। और ये लास्ट में है मेन सीमांत, यानी सीमा मतलब लास्ट में है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग। 3 ही याद करना, सचर जोन, सेंट्रल बीच में है ही, और उसके बाद लास्ट में जो है सीमांत। एक कहने का मतलब एक ही याद हो जाएगा, तब भी जो है तीनों आप लोग एग्जाम में सही कर जाएंगे। तीनों में से कोई पूछ लेता, सिर्फ सचर जोन याद कर लीजिए, सचर यानी सिर ऊपर। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जामों में पूछा जाता है। अब हम लोग जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में जान लिए हिमालय पर्वत को। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन अब जानने का प्रयास करते हैं। पश्चिम से पूर्व विभाजन यानी इस दिशा में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में जानने का प्रयास करते हैं। तो सर सिडनी बुर्राड ने पश्चिम से पूर्व की ओर जो है हिमालय का विभाजन किया, और अभी मैंने पहले बताया था कि इसको 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 4 भागों में विभाजित किया था। तो पहले के बारे में हम लोग बात करते हैं, पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रों में जो है पाया जाता है, दोनों राज्यों में। पंजाब हिमालय पंजाब में और कश्मीर में, इसलिए इसको पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग, पंजाब कश्मीर हिमाचल का जो भाग है इसके अंतर्गत आता है। इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जो है जाफ़रान की खेती होती है। जाफ़रान शायद आप लोग ना समझ रहे हों, लेकिन अगर हम ये बताएं कि केसर का अगर हम नाम लेते हैं, शायद आप लोग समझ गए होंगे। केसर जो है इसी से प्राप्त किया जाता है, इसी फूल से। ये जो फूल है आप लोग देख रहे हैं, इस बीच में जो है ना लाल लाल सा दिख रहा है, यही है केसर। केसर इसी से प्राप्त किया जाता है। और कश्मीर जान ही रहे हैं केसर के लिए बहुत मशहूर है, केसर की खेती। तो जाफ़रान की खेती यहाँ पे जो की जाती है पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय पर। अब ये जो एग्जाम में पूछा जाता है किन किन नदियों के बीच में स्थित है, तो यहाँ से जो है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो है सिंधु नदी जो है इस तरह से बहती है, यहाँ से ऐसे, और ये सतलज नदी यहाँ पे है ऐसे, सतलज नदी बहती है। इन दोनों के बीच में ही इसका विस्तार है, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय का नदियों द्वारा इसका विभाजन किया गया है, इन्हीं दोनों के बीच में है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुमायूं हिमालय की बात कर लेते हैं। इसका विस्तार जो है सतलुज नदी
और काली नदी के मध्य का भाग है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है और इसकी जो लंबाई 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जो है प्रमुख चोटियाँ इसी पर हैं, कुमायूं हिमालय पर ही हैं। अब जो है हम लोग देख लेते हैं, जैसे पहला समझे थे हम लोग यहाँ, जैसे यहाँ पे जो है सिंधु नदी है, फिर यहाँ सतलज नदी है। अब उसके बाद जो है सिंधु सतलज के बीच में मैंने बता ही दिया, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। अब सतलज नदी और काली नदी, यहाँ पे यहीं से काली नदी है, इन दोनों के बीच में जो है कुमायूं हिमालय का जो है विस्तार है। इन्हीं के मध्य में जो इनका मुख्य विस्तार इन्हीं के मध्य में है, सतलज और काली नदी के बीच में। और नेपाल हिमालय की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से ले करके यहाँ से यहाँ तक ये नेपाल है। तो यहाँ भी जो है ये काली नदी हो गई, ये काली नदी हो गई। अब काली नदी से जो यहाँ तीस्ता नदी है, ये यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, इन दोनों के बीच में जो है नेपाल हिमालय का क्षेत्र है और इनका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। ये जान ही रहे हैं आप लोग, यहाँ से नेपाल है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, जो सर्वाधिक ही है नेपाल में, ये इनकी जो लंबाई 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटी हैं, इसी पर जो है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा इसी पर है। अब जो है एक चीज़ यहाँ पे और बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हिमालय की जो है भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा ही है, क्योंकि कंचनजंगा भारत में ही स्थित है। और केटू जो है, केटू चोटी जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, ये इसका जो क्षेत्र है ऊपर जो है कश्मीर में, इस पर अधिग्रहण किसका है, पाकिस्तान का है। भारत तो मानता है अपना क्षेत्र, लेकिन पाकिस्तान ने उसको क्या किया है, कब्जा किया हुआ है। इसलिए अगर सही सही देखा जाए, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है भारत की जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं असम हिमालय की। हम लोग बात कर लिए किसकी, पंजाब हिमालय की बात कर लिए, सिंधु और सतलुज नदी के बीच में है। फिर इसके यहाँ, फिर यहाँ काली नदी है, फिर यहाँ तीस्ता नदी है। पंजाब हिमालय समझ लिए, पंजाब को कश्मीर हिमालय बोलते हैं। फिर यहाँ हम लोग जो है, एक हो गया यहाँ सिंधु हो गया, सतलज हो गया, फिर यहाँ पे हो गया काली नदी हो गई, फिर यहाँ पे हो गई तीस्ता नदी हो गई। अब लास्ट में जो है दिहांग नदी, ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कभी कभी दिहांग दे देता है, कभी कभी ब्रह्मपुत्र देता है, आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आप चारों समझ लिए, असम हिमालय जो है इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है, इन्हीं दोनों के बीच में। यानी तीस्ता नदी से जो है, ये तीस्ता नदी है, ये दिहांग नदी है। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में जो है असम हिमालय स्थित है। इसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है। ये दूसरी जो है सर्वाधिक लंबाई वाला जो है पर्वत है। अब इस चीज़ को आप लोग चाहें तो जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये सिंधु नदी के बीच में है और सतलुज नदी के बीच में है, ये पंजाब और कश्मीर हिमालय। फिर यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्योंकि सतलुज और काली नदी के बीच में है। इसको आप लोग चाहे इस तरह से चित्र बना करके आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर काली नदी जो है और तीस्ता नदी, काली हो गई और तीस्ता हो गई। काली तीस्ता के बीच में जो है नेपाल हिमालय है। फिर इसके बाद लास्ट में जो है अपना असम हिमालय है, ये लास्ट वाला ये असम हिमालय है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय है। इस तरह से हमने जो है हिमालय का जो विभाजन देखा, किन किन नदियों के बीच में है, प्रदेश के हिसाब से, नदियों के हिसाब से डिटेल से समझने का प्रयास किया। अब आप लोग जो है कमेंट करके बताएं कि जो है समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो बताएं किस कौन सा टॉपिक आप लोग नहीं समझ पाए, मैं फिर से बताने का जो है प्रयास करूँगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।